बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चले। यस सर। सर जितना मैं समझ पाया समझ गया, डी ऑर्बिटल पढ़ पढ़ के। क्या समझे तुम बताओ। कुछ कुछ लाइन में मतलब डी, वो जो पैराग्राफ आया था द हम्म, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला, उसमें। हम्म, चल आ जाएगी बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लो तुम। चले। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट की। बोलो हाँ। यस सर। देखो बेटा इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना तो भूलते रहोगे बार बार चीजें। इसमें बहुत सारी चीजें आएगी बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरूर देखो, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट को समझ गए हो गया क्या होता है? क्या सर? ट्रांजिशन एलिमेंट को समझ गए होगे क्या होता है? यस सर, डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ। डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो ये कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेटा? मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि बेटा सारे मेटल्स होते हैं। समझ समझ पा रहे हो? यस सर। एक सेकंड रुकना बेटा, कुछ गड़बड़ हुई है तो घर पे। एक सेकंड के लिए। चलो कोई नहीं, कोई बाहर कहीं आया है तो घर पे। अच्छा, तो देखो बेटा, ये सारे के सारे कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं? मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल। समझ पा रहे हो क्या? यस सच सर। है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हो, मतलब इजिली नहीं टूट पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? खींचने यस। विचने। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब किस, ये क्या होता है बेटा? डक्टाइल जानते हो, मतलब पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप इनको। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस। मैलिएबिलिटी मतलब थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? यस। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उनके थ्रू हीट भी ट्रांसफर कर सकते हो आप। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंड मेटेलिक क्लस्टर, चमकते हैं बेटा, जितने मेटल्स होते हैं उनमें चमक तो होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एंड एमएन, मैग्नीज। बेटा यहाँ पे मार्क करो, अब ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में। यस। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। बेटा इन सब को छोड़ के, जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़ के और जितने भी है उनकी सबकी मेटेलिक जैसी, मेटल्स जैसी ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। समझ पा रहे हो क्या? सिंपल बात है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जी कौन किस किस की मेटल्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर? बेटा मेटेलिक जैसी स्ट्रक्चर, बेटा मेटल्स में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है किसका? एटम्स का। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे बीसीसी बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक एफसीसी एससीसी को बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल सेंटर्ड। समझ पा रहे हो क्या? तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है मेटल्स के केस में। तो ये किसके अंदर नहीं पाई जाती? जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। याद रख लेना बेटा थोड़ा बहुत, वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे से ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी। अब बेटा ये जो पैरा आएगा पूरा एक्सेप्शन भरा पैरा आएगा, ध्यान रखना बेटा। समझ पा रहे हो क्या? अब आपको याद करना है, हम भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी याद करो, ठीक है ना। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग जानते हो बेटा क्या होता है? हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो
कोई भी मेटल का टुकड़ा है, मान लो आयरन ही है, तो उसके अंदर आयरन 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 के एटम होंगे, समझ पा रहे हो? यस बोलो। सर। बेटा ये आयरन के एटम आपस में बॉन्ड बना के बैठे होंगे, बॉन्ड बना के ऐसे नहीं कि इनके बीच में कुछ होगा, कुछ मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बैठे होंगे, समझ पा रहे हो? वरना यस तो बेटा अगर बॉन्ड ना होता तो बेटा आयरन के एटम ऐसे अलग अलग टूट जाते, आयरन बहुत इजीली टूट जाता, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। अगर मैं आयरन की बात करूँ तो 26 होता है एटॉमिक नंबर, बेटा लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं, लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे बॉन्ड, समझ पा रहे हो? आप जरा ध्यान से देखिए, नॉर्मल केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, समझ पा रहे हो? और 4 है। बेटा जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना, वो सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, समझ पा रहे हो? यस सर। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें बेटा डी मतलब n-1 डी के इलेक्ट्रॉन एंड ns के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। n क्या है यहाँ पे, वैलेंस है, समझ पा रहे हो? यस। जैसे आयरन के केस में n की वैल्यू 4 है, क्योंकि चौथी सेल वैलेंस सेल है, सबसे बाहर वाली सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो आयरन के केस में n की वैल्यू क्या है, 4। तो ns मतलब 4s वाले भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में, और n-1 डी वाले, n-1 मतलब 4-1 डी मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में आयरन के केस में, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, बेटा बॉन्ड कब बनता है, जब एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ। ये मेटेलिक बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड जैसा या फिर नहीं बेटा, कोवलेंट? आयनिक बॉन्ड जैसा नहीं होगा बेटा, ये कोवलेंट जैसा होगा। आयन मतलब में ये से बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। हाँ। कोवलेंट ही है। हाँ बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, ये दूसरा एटम है आयरन का, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। हाँ यस सर। भाई, एक आयरन का टुकड़ा लोगे, उसके अंदर एक एटम थोड़ा ना होगा, लाख करोड़ एटम होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा 4s तो भरी पड़ी है आयरन के केस में, तो 4s तो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। हाँ। यस। तो क्या होगा, ये जो 3d के इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके 3d वाले और इसके 3d वाले जो अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड वाले नहीं बनानेंगे, क्योंकि ये तो पहली फुल्ली फिल्ड है ये वाली ऑर्बिटल, तो समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये आपस में मेटेलिक बॉन्ड बना लेंगे। तो आयरन के अंदर कितने मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे बेटा, 4। समझ पा रहे हो, 2 कैसे बनेंगे यार, मतलब दो एक। इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनते हैं ना? हाँ बेटा, तो एक ये वाले बनाएंगे, एक ये वाले बनाएंगे, एक ये वाले बनाएंगे, एक ये वाले बनाएंगे, 4 मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे ओ। हो? ठीक है। यस। अगर मैं जिंक की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, मतलब 3d10 4s2, समझ पा रहे हो? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3d पूरी भरी पड़ी है, समझ पा रहे हो? यस सर। 4s पूरा भरा पड़ा है। दूसरा जिंक का एटम लोगे बेटा, उसका भी यही हाल होगा, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या, दूसरे का यस। भी भरा पड़ा होगा मामला पूरा। अब एक बात बताओ बेटा, इनके बीच में क्या कोई मेटेलिक बॉन्डिंग बन सकती है क्या? नो सर। तो इसलिए जिंक के अंदर कोई मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जिंक के नीचे आता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे आते हैं मरकरी, तो इन तीनों में नो मेटेलिक बॉन्डिंग, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर बेटा कोई मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो जो एटम है वे इजिली अलग अलग हो जाएंगे, मुश्किल से अलग अलग होंगे, इजीली अलग अलग हो जाएंगे सर। इसलिए। हाँ। अगर मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं हम्म, तो मतलब वो एक मैक्रो मतलब हाथ दिखाई कैसे दे पाते हैं फिर?
हाथ दिखाई कैसे दे पाते हैं तो? मतलब अगर एक भी एटम बना नहीं सकता मेटेलिक बॉन्ड जिंक का जैसे, तो मतलब दिखने के लिए तो बहुत सारे एक जगह जमा होना पड़ेगा ना। तो बेटा सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड ही थोड़ा ना होता है, वंडरवाल फोर्स भी तो होते हैं। यस सर। तो मेटेलिक बॉन्ड से तो वो एक्स्ट्रा हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है उसको, समझ पा रहे हो क्या? वरना वंडरवाल फोर्स तो हर एक चीज के बीच में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम। ठीक है बेटा। सोडियम भी बेटा सॉफ्ट होता है, सोडियम लेकिन एस ब्लॉक में आता है बेटा, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अभी। यस। ठीक है। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, सोडियम देखा होगा कभी चाकू से काट देते हैं, जिंक भी चाकू से कट जाता है। यस सर। ठीक है। अब जरा देखो बेटा, द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन मेटल के अंदर नहीं मानते हैं, समझ पा रहे हो क्या? आर वेरी हार्ड। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के बाकी के सारे मेटल्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंड हैव लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मतलब अगर आप उनको हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनका बेटा क्योंकि मेटल्स है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा यहाँ पे ये है बेटा 3D सीरीज, जो रेड से दिखा रखी है 3D सीरीज है। स्कूटी, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकिल और हाँ कोबाल्ट और कॉपर। जो रेड से दिखा रखी है कौन सी सीरीज है बेटा? 3D सीरीज के एलिमेंट है, समझ पा रहे हो? यस सर। 3D सीरीज के नीचे आती है 4D सीरीज, समझ पा रहे हो? 4D सीरीज। 4D सीरीज के नीचे आती है 5D सीरीज, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, समझ पा रहे हो? ध्यान से यस। समझ लो। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का हम 3D की बात कर लेते हैं। जो 3D सीरीज है, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक, मतलब टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर की बात कर लेते हैं पहले। ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, टाइटेनियम का कितना होगा? 22। वैंडियम का होगा 23, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 24, 25, 26, 27। ध्यान से देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो वेरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर एकदम से कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा ऐसे गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? अब जरा यस। ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है, अगर मैं जनरल ट्रेंड देखूं, ये वाला पकड़ो जो 5D सीरीज है, इससे आप जनरल ट्रेंड निकाल सकते हो। 5D सीरीज क्या होता है? पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, देन मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो जाता है। जनरल ट्रेंड तो ये है, समझ पा रहे हो? अब ये क्यों होता है बेटा, इसका कोई रीजन नहीं है, समझ पा रहे हो? यस सर। पीरियोडिक टेबल है क्या? देखो ये रहा 5D सीरीज, ये रही लेंथनम, ओफमियम, टेक्नीशियम, वैंडियम, इसका मेरे को नहीं पता, ओस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। समझ पा रहे हो क्या? जरा ध्यान से याद देखो, करना पड़ेगा। इसको याद करना पड़ेगा बेटा, किसी को याद नहीं करना आपको, डोंट वरी, 3D सीरीज याद रखनी बस आपको। देखो यस। बेटा, यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जनरल ट्रेंड तो ये है, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन इसके बेटा दो एक्सेप्शन है, एक है टेक्नीशियम और एक होता है मैग्नीज। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक यस। है। एक होता है मैग्नीज और एक होता है टेक्नीशियम। बेटा इनमें एकदम से मेल्टिंग पॉइंट गिरता है। देखो, अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बेटा इस एक्सिस पे है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, देन मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस। लेकिन जो 3D सीरीज में है उसमें पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन बेटा मैग्नीज का सबसे कम हो गया, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस। जो 4D सीरीज है, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा लेकिन एकदम से फिर टेक्नीशियम का कम हो गया, जबकि यहाँ पे तो बेटा वैंडियम, डब्ल्यू का मतलब होता है वैंडियम, नहीं वैंडियम नहीं, सॉरी टंगस्टन, गलत। तो डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो आगे। देखो बेटा, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के पीछे बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है ना?
लिटरली बहुत पढ़ा हूँ कि इसकी सारी चीजों का लॉजिक मिल जाए। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का लॉजिक नहीं होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा अल्टीमेट। समझ पा रहे होगा? यस सर। आप सोच रहे होगे कि मैं यूट्यूब पे जाके ढूंढ लूंगा, बेटा कहीं भी खंगाल खंगाल लेना, कहीं पे नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मैं सारी रिसर्च करके बैठ रखा हूँ अपने टाइम पे, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको मतलब इसका कोई रीजन नहीं है कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है टंगस्टन का? नहीं बेटा, इसके नो रीजन, कोई रीजन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है। यस। अगर रीजन होता तो बेटा मैग्नीज और टेक्नीशियम गलत हो जाता, क्योंकि क्या हो जाता ना, अगर मैं देखे तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा मैग्नीज के पास में ही होंगे। समझ पा रहे हो क्या? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे डी में। समझ पा रहे होगा? यस क्योंकि सर। 3d5 बनेगा। समझ पा रहे होगा? यस सर। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग तो यही करेगा, 5 मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएगा मैग्नीज। समझ पा रहे होगा? यस सर। फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो ज्यादा मेल्टिंग ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है। समझ पा रहे होगा? यस। नथिंग रीजन। तो इसलिए बेटा मैंने आपको शुरुआत में सतर्क करा है कि इस चैप्टर को आपको रटना ही रटना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करोगे चाहे लिख के ले लो मेरे से। मैं बहुत बहुत खंगाल रखा है कहीं पे भी। देखो बेटा हर एक टीचर है ना अपनी तारीफ करेगा कि मैं पढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बेटा लास्ट में एक ही सरे निकल के जाएगा कि कुछ नहीं होगा, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो अब रट यस। लो या फिर कल रट लो। देखो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। जाहिर सी बात है यार, मेटल्स है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। Depict the melting point of transition metal belonging to 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ये बेटा उनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है। समझ पा रहे हो क्या? ये याद करना होगा ग्राफ। नहीं बेटा कुछ कुछ नहीं, नहीं कुछ याद नहीं करना बेटा, जो याद करना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बस ये ये। याद रखना टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है बस। The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electron from n-1 d in addition to ns electron in interatomic metallic bonding। तो ये बोल रहा है कि जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर दो सब सेल किस में यूज होती है? मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग में यूज होती है। कौन कौन सी सब सेल यूज होती है? n-1 d होती है, और ns के इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा जी। इन एनी रो, रो का मतलब क्या होता है? ऐसे पीरियड वाला। समझ पा रहे हो क्या? सीरीज, ठीक है ना। यस सर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज अप टू एट d5। शुरुआत में क्या करता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट ऐसे राइज करता है कहाँ तक? अप टू d5, जब तक कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्री ना रह जाए। मतलब जैसे 3D सीरीज की बात करें तो 25वां एलिमेंट, 25वें एलिमेंट के अंदर जो कि मैग्नीज होता है उसमें बेटा क्या होता है? 3d5 होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो 3d5 तक जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। लेकिन उसने बोल दिया एक्सेप्ट, बोल दिया फॉर, एक्सेप्ट फॉर एनामोलस वैल्यूज ऑफ mn एंड टेक्नीशियम। बेटा उसने भी कोई रीजन नहीं दिया। एक्सेप्ट फॉर एनामोलस, एनामोलस मतलब जिनका बिहेवियर ही कुछ अलग है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एनमली। हाँ, तो देखो बेटा जनरली क्या होता है, मिड तक जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे बेटा मिड तक नहीं पहुंच पाए और एकदम से मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो क्या? सर हम्म। ट्रेंड तो वो होगा ना कि एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि दो जगह एकदम से कम हुआ है, एक जगह ही धीमे से नहीं कम बेटा, हुआ। 6D सीरीज आपको दिखाई नहीं रखी ना, ये तो ठीक है ना, 6D सीरीज भी तो है ना। यस। समझ रहे हो? ठीक है, 6D सीरीज का भी ऐसे ही बनेगा सारा, ठीक है ना। ठीक है बेटा। यस सर। एंड फॉल रेगुलरली, उसके बाद रेगुलरली फॉल होना शुरू हो जाता है। देख लो बेटा ध्यान से, उसके बाद में रेगुलरली कम होता जाएगा। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के एटम को अलग अलग करने में जो एनर्जी चाहिएगी, डेट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा क्योंकि इनके पास में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो एटम को अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब एटम को वेपर में लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बेटा एटम अलग अलग कब हो पाएंगे? जब उनको वेपर में लेके चले जाओगे। समझ पा रहे हो? मान लो यस। ये आयरन का टुकड़ा है, बेटा आयरन के अंदर Fe आयरन के एटम होंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। तो इन आयरन के एटम को अलग अलग कब होंगे? जब ये पूरा का पूरा आयरन
वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। तो सर ये नहीं बोल सकते हम लोग कि एनर्जी टू वेपराइज बेटा एलिमेंट। नहीं बोल सकते, आप 11th में नहीं पढ़े हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है। जो एन बेटा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो आपको वही यूज करनी पड़ती है। आपको कोई नहीं पूछने का व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये 12th में नहीं पूछा जाने का, ठीक है ना। यस ये सर। सब 11th का टॉपिक है, वहाँ पे आप बहुत सारी एंथैल्पी पढ़ोगे, सब्लिमेशन पढ़ोगे, एटोमाइजेशन पढ़ोगे, बॉन्ड एनर्जी पढ़ोगे, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ोगे, लैटिस एनर्जी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना। तो वे यस सब स्टैंडर्ड जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, एक मोल को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा आप 10 मोल को अपना स्टैंडर्ड बना सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो तो एक ही रहेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विच शो इन फिगर 4.2। आ जाओ बेटा फिगर 4.2 देख लो पहले। इधर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, समझ पा रहे होगा, इस वाली एक्सिस पे, और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, समझ पा रहे होगा। यस सर। ये 3D सीरीज है, समझ पा रहे होगा। ये 4D सीरीज है, समझ पा रहे होगा। और यस ये 5D सीरीज है। इसमें भी देखो कोई ऐसे जनरल ट्रेंड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। कोई ऐसा रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि इंक्रीज ही हो रहा है डिक्रीज ही हो रहा है। समझ पा रहे होगा। यस सर। तो द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज, जो मैक्सिमा आ रहा है बेटा वो हर एक सीरीज के लगभग लगभग बीच में आ रहा है। समझ पा रहे होगा, बीच वाले एलिमेंट में। समझ पा रहे होगा, मैक्सिमम। मतलब सबसे ज्यादा। अच्छा। ठीक है बेटा, 3D सीरीज में लोगे तो सबसे ज्यादा इस वाले का है ना, फिर तो सबके इससे कम ही है। समझ पा रहे होगा। यस सर। तो जो मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ रही है वो मिडिल वाले की आ रही है। समझ पा रहे होगा। यस सर। अच्छा, द मैक्सिमम एट अबाउट द मिडिल ऑफ इस सीरीज इंडिकेट दैट ओनली वन अनपेयर्ड पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। अब जरा ये लाइन सुनो दोबारा। द मैक्सिमम एट अबाउट the middle of each series indicate that one unpaired electron per d is particularly favorable for strong interatomic interaction। समझ पाएगा क्या आप इसको? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ रही है कोई भी सीरीज ले लो, मान लो 3D सीरीज ले लो, तो उसके बीच वाले एलिमेंट जैसे मैग्नीज पे आ रही है। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यस। बीच में तो 25 पे 25, क्योंकि बेटा 21 से 30 तक होता है। समझ पा रहे हो क्या? तो 20 में बीच बीच वाला कौन सा बैठेगा? 24 वाला बैठेगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। भाई इधर भी इतने रह जाएंगे, इधर भी इतने रह जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। या 2500 मान लो, 2500 बैठेगा, सॉरी 25। तो बेटा 25 के केस में होगा क्या? मैग्नीज बेटा 3D5 होगा, 4s2 होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब एक बात बताओ, देखो ये तो फुल्ली फिल्ड है तो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेटा ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्या? बोलो है ना। यस सर। अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन होता है 26, तो बेटा वहां पे 3D6 हो जाएगा क्या? बोलो है ना। यस सर। तो यहाँ पे बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो क्या? यस। यस। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीज में? 5। 5। तो ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ पे बनेगी? मैग्नीज। तो बेटा हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नीज में? डी के हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा ये डी सबसेल होती है, इसके अंदर ये छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं इनको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? अनपेड बोलो है ना। यस सर। तो मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा क्या? बोलो है ना। यस सर। तो यही लाइन वो बोलना चाह रहा है कि द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ इस सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल। हर एक डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। समझ पा रहे हो क्या? इज पर्टिकुलरली favorable for the strong interatomic interaction। तो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन से घबराना नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। अब जरा देखो,
In general, greater the number of valence electron, strong is the resultant bonding. बेटा जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा बॉन्डिंग बन रही होगी, मेटलिक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? Yes, sir. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of metal। अब जरा ध्यान से समझो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, Yes, sir. ठीक है। तो बेटा जब हम यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं मेटल्स का, Yes, sir. पोटेंशियल वो डिपेंड करता है किस पे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। बेटा याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तीन चीजें आएगी। एक चीज आ चुकी है कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? एक चीज आ चुकी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अभी आयोनाइजेशन भी आएगी और फिर उसका जो हाइड्रेशन होगा वो भी आएगा। वो कैसे कैसे डिपेंड करेगा, वो जब एक जगह ही आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। अभी इतना याद रखना कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो? Yes. क्या कर रहे हो बेटा? खा खाना आया। अच्छा खाना खा रहे हो, खा लो खा लो खा लो बेटा। Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of metal with very high enthalpy of atomization, जिन मेटल की enthalpy of atomization ज्यादा होगी, मतलब जिन मेटल के एटम्स को अलग अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, डेट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा, तभी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तभी तो लेट वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे ज्यादा हीट लेके। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन, नोबल की तरह एक्ट करेंगे इन देयर रिएक्शन, मतलब वे किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? देखो जो गोल्ड होता है, जो बेटा गोल्ड होता है वो ऐसे पानी वानी के साथ में रिएक्ट नहीं करता। समझ पा रहे हो क्या, बोलो? समझ रहे हो? Yes, sir. जबकि आयरन वगैरह इजिली कर लेता है, जंग वगैरह इजिली लग जाता है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, तो sir. गोल्ड नहीं करता है। गोल्ड क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा गोल्ड का मेल्टिंग सॉरी गोल्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या हीट ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, Yes, एज sir. कंपेयर टू आयरन। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो जिनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो नोबल की तरह एक्ट करते हैं, नोबल मेटल की तरह एक्ट करते हैं, मतलब वो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। नोबल का मतलब वो होता है कि वो किसी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते। समझ पा रहे हो क्या? सी लेटर फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बाद में देखेंगे। हाँ बेटा मैं थोड़ा लेट में बोल सकता हूँ क्योंकि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी पूछ भी रहा आपसे, आप खाते रहो आराम से। यस सर। अब जरा देखो, तो इससे बेटा हमको एक ही जनरलाइजेशन मिला है। देखो यहाँ से बेटा क्वेश्चन आना आपके फोर्स में बहुत रेयर चांस है, ठीक है ना? इस पॉइंट इस पैरा से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो जनरली आपको क्या याद रखना है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत ज्यादा होती है, जनरली बीच तक बढ़ती है, देन गिरनी शुरू हो जाती है। बीच तक क्यों बढ़ती है? क्योंकि बेटा सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बीच में जाने के बाद में। तो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन लिख लो या मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग लिख लो, वो सबसे ज्यादा होती है बीच वाले एलिमेंट में। हमने मैग्नीज में लेके भी देख लिया। समझ पा रहे हो क्या? दूसरा, एक एक जनरलाइजेशन आपको याद रखनी है कि जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो ये यस सर। क्या? अब जरा देखो, another generalization that may be drawn from figure 4.2 इसी फिगर से is that metals of second and third series have greater enthalpies of atomization than correspond elements of the first series। जरा ध्यान से। अब ये पागल बनाते हुए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा। देखो इन्होंने इसको फर्स्ट सीरीज बोल दिया, ये जो थ्री डी सीरीज है इन्होंने इसको आप थ्री डी सीरीज याद करो। थ्री डी सीरीज ना बोल के उन्होंने बोल दिया फर्स्ट सीरीज है। समझ पा रहे हो क्या, बोलो? ये यस वाली सर। सेकंड सीरीज है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये वाली थर्ड सीरीज है।
समझ पा रहे हो क्या? तो आप 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज याद रखो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर कुछ होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। 3D सीरीज यस। में समझ पा रहे हो? मान लो यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है ना बेटा, मान लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नीज के नीचे बेटा टेक्नीशियम आता है, Tc। तो 4D सीरीज में टेक्नीशियम होगा मैग्नीज के जस्ट नीचे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। 5D सीरीज में उसके जस्ट नीचे टंगस्टन आता है, समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे मैग्नीज है, यहाँ पे टेक्नीशियम है, यहाँ पे टंगस्टन है, W, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। तो यस। अगर आप देखोगे, जो मेल्टिंग जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो 4D सीरीज और 5D सीरीज की ज्यादा है एज कंपेयर टू 1D, मतलब 3D सीरीज, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इतनी होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इतनी होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इतनी होगी। तो जो आपकी 4D और 5D सीरीज है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3D सीरीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of heavy transition metals. Important line. कैसा बना है सब्जी? मैं मैं पढ़ रहा होता हूँ, मम्मी पूछने आ जाती है कैसा बना है सब्जी। एक नंबर। वो तो बेटा मैंने भी सुन लिया, इसलिए मैं चुप हो गया था। कैसा बना है बेटा सोच? पहली बार ये सब्जी बनी है, ये ब्रोकली बनी है। ब्रोकली पहली बार खाई है तुमने? हाँ, ये मेरे को लगा था कि कॉलीफ्लावर ही ब्रोकली होता है। नहीं बेटा, ब्रोकली ग्रीन कलर की गोभी होती है। यस सर। ये इसमें थोड़े विटामिन इनरिच होती है, सलाद में यूज कर लेते हैं मोस्टली लोग इसको। यस सर। खा लो बेटा, खा लो खा लो। हम भी खाएंगे, हम 9:30 बजे खाएंगे, 15 मिनट में खाएंगे। देखो मैं तुमको एक ही बात बताता हूँ, पता क्वेश्चन कहाँ से आता है सबसे ज्यादा? इस पॉइंट से आता है क्वेश्चन, ठीक है। यस। एक ही क्वेश्चन बनता है बस इस चैप्टर में, 12वीं में सबसे ज्यादा इसी पे बनता है। वैसे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पता बेटा किस्मत खराब हो इसमें बेटा। वो फिजिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि उसका 3 दिन ही गैप दिए, और वो क्या कहते हैं पहले भी होगा। ओके बेटा, फिजिक्स पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज क्या था ना बेटा, आज मेरे को थोड़ा घर का काम निकल गया, वरना कल सुबह मैं आपकी 7 बजे क्लास लूंगा। उठ तो मैं 7 बजे गया था आज। यस। तो सर मैं मतलब कॉल कर दिया करूँ 7, 7:30 बजे? हाँ हाँ, 7:30 बजे मेरे को कॉल कर दिएगा। मैं तो उठ ही यस। जाता हूँ 7:30। हाँ तो यार थोड़ा घर का काम निकल गया था बहुत ज़्यादा ऊपर, वो उन्होंने मिस्त्री ने तबाही मचा दी थी, साफ सफाई करनी पड़ेगी आज। तो काम तो हो गया था? हैं? काम तो हो गया था? हाँ बेटा, काम तो सारा हो गया था, काम तो निमट गया था, लेकिन वो गंदा करके भाग जाते हैं ना मिस्त्री लोग सारा। यस सर। आपने कौन कौन सी साइंस, मतलब अपना नॉलेज यूज करके क्या क्या मशीन वगैरह, जैसे आप गीजर बनाए हम्म। वैसा, और क्या क्या है? हर टंकी फिट करी, फिटिंग कर देता हूँ बेटा मैं अपने घर का। मैं हमारे घर में कोई ऐसे बिजली बिजली का मिस्त्री नहीं आता है कि बिजली का मिस्त्री ठीक करने आएगा कुछ। यस मैं सर। अपने आप कर देता हूँ सारा काम। अपनी बाइक पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कभी, फ्री होते बेटा, टाइम नहीं लगता बहुत चीज़ों का। यस सर। चलो देखो बेटा, अब ये कह क्या रहा है, जो आप ग्राफ से भी इससे रियलाइज कर सकते हो कि जो 4D और 5D सीरीज है, 4D और 5D सीरीज है, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3D सीरीज। वो आपको दिख भी रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये कह रहा है कि उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बताओ बेटा। क्या सर, मम्मी आ गई थी। हाँ, जरा देखो, जो 4D और 5D सीरीज है उनका
एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा है, मतलब उनके एटम को अलग अलग करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो 4D और 5D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू 3D सीरीज। तो इसका मतलब 4D और 5D सीरीज के मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम होगी एज कंपेयर टू 3D सीरीज? ज्यादा होगी। हाँ, तो बेटा वो यही कह रहा है कि देखो, दिस इज एन, देखो, this is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal metal bonding। उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होगी इन कंपाउंड ऑफ हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जरा एक बात बताओ, मैग्नीज और टेक्नीशियम और टंगस्टन में से सबसे ज्यादा हैवी एलिमेंट कौन सा होगा? जब आप नीचे जाते हो ऐसे तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बढ़ता है, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो क्या बेटा? ये तो पता होगा ना, पीरियोडिक टेबल में ऐसे जैसे जैसे आप आगे आगे नीचे नीचे एलिमेंट आते हुए भारी होते हुए चले जाते हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्का सबसे ऊपर होता है, देन नीचे की तरफ उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता हुआ चला जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, आप बताए थे। हाँ, तो 4D और 5D सीरीज जो होगी उनके अंदर हैवी मेटल्स होंगे एज कम्पेयर टू 3D सीरीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा हैवी मेटल्स के अंदर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा है, तो अगर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा है तो उनके अंदर मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हल्के वाले मेटल, समझ पा रहे हो क्या? यस। इंपॉर्टेंट लाइन। अब चलते हैं बेटा, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज है वो कैसे वेरी करेगा बेटा? यहाँ पे ना मेरा खून पियोगे अब तो, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पूरी 11th लगनी है और मेरे को खुद लग रहा है डर। चलो कोई बात नहीं बेटा, जरा ध्यान से देखो, बहुत पाप धोएंगे बेटा शायद यहाँ पे। देखते हैं बेटा कैसे ग्रैब, अगर हल्के से ग्रैब कर लो तो ज्यादा बेटर है, ध्यान से देखना। In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increased atomic number। जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे जनरली बात करूं, भाई पीरियोडिक टेबल ले लो पहले। कल सुबह बताओ कौन से बस चैप्टर का रिवीजन रखें? कल इलेक्ट्रो के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर। फिजिक्स में कर। फिजिक्स का आप रिवीजन मतलब क्वेश्चंस करके बता सकते हैं क्या? मतलब जो हार्ड क्वेश्चंस है वो आप देख हाँ मतलब। वही करेंगे बस। अब लेकिन उससे पहले ना बेटा तुम एक बार चैप्टर का वो पार्ट रिवाइज कर लेना। तुम मेरे को मैसेज कर देना कि मैंने ये टॉपिक रिवाइज कर लिया, तो हम उसी टॉपिक के बेटा न्यूमेरिकल कर लेंगे सुबह को, ठीक है ना? यस सर। अब मान लो तुमको फॉर्मूला याद ना हो बेटा, क्या ही करेंगे रिवीजन में, बताओ। यस हम्म? देखो बेटा, जनरली होता क्या है ये सर। एक सर बात सर बताओ पहले। मैं हम्म, सब्जी मांग रहा हाँ हाँ मांग लो बेटा, सब्जी मांगो, हूँ। यस सर, आ देख रहा। लीजिए। यस। चले बेटा। यस। बेटा अगर मैं इधर से इधर मूव करूँ, इसको ग्रुप बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। पीरियड। पीरियड। तो अगर बेटा जनरली आप कभी भी जाते हो, कभी भी अगर आप ऐसे पीरियड में जाते हो, ध्यान रखना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, समझ पा रहे हो क्या? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जनरली पीरियड के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? अब वो क्यों होता है बेटा, वो 11th में पूरा पढ़ाया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस। है, कभी भी आप पीरियड में मूव करोगे ऑन मूविंग, बेटा इसको अभी एज इट एज याद रख लेना, वरना बेटा कोर्स बहुत लैग कर जाएगा, ध्यान से देखो। ऑन मूविंग
इन अ पीरियड, अगर आप पीरियड के अंदर मूव करोगे, अब ये कोई आपसे नहीं पूछने का 12th के अंदर कि क्यों होता है, क्योंकि बेटा पूरा 11th का मटेरियल है, ठीक है ना। यस सर। साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है, समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा चलो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अगर ध्यान से देखोगे 20 होता है। कैल्शियम का कितना है, 20। ओ नहीं, पोटेशियम का 20 थोड़ा ना होता है। अब पोटेशियम का होता है 19, समझ पा रहे हो क्या? जरा ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस अगर सर। मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताओ, हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम के एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हो क्या? अब यस जरा सर। ध्यान से देखो बेटा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर क्या था, ये कोई तुमसे नहीं पूछने का 12th के अंदर, ध्यान रखना, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 1, और इसका एटॉमिक नंबर है 2, समझ पा रहे हो क्या? तब वैसे मैं याद कर सकता हूँ। हाँ देख लो फिर भी एक सेकंड, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो बेटा अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस। एक बात ध्यान, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे क्या अपनी तरफ, बोलो है ना? यस सर। तो इसलिए साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से यस। देखो, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। मैग्नीशियम का 12, तो मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन होंगे, तो ज्यादा खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए यस। अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करोगे तो बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा इसको क्या बोलते हैं, बताओ, बोलो। ग्रुप। ग्रुप, तो बेटा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। हम्म, साइज क्या होता है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? क्यों यस होता सर। है, क्योंकि बेटा सेल का नंबर बढ़ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? जैसे यस। हाइड्रोजन के अंदर एक सेल होगी, हाइड्रोजन के अंदर लिथियम है, लिथियम के अंदर बेटा 2 सेल होगी, पहली सेल है होगी और एक और बाद सेल होगी, 2 सेल हो जाएगी, समझ पा रहे हो, सेल का नंबर बढ़ता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दो चीज याद रखना, जैसे जैसे आप किस में मूव करोगे, पीरियड में मूव करोगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। और ग्रुप में मूव करोगे तो, इंक्रीज। अब चलो आते हैं इस बात की थ्योरी पे, पढ़ते हैं इसमें बेटा, ये तो डी ब्लॉक है, इसमें कुछ ना कुछ एनोमली जरूर होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये तो खून पीने वाली चीज है ना बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज, आयंस ऑफ द सेम चार्ज मतलब, जैसे मान लो वैंडियम पे भी 1 पॉजिटिव मान लो, क्रोमियम पे भी 1 पॉजिटिव मान लो, मैग्नीज पे भी 1 पॉजिटिव मान लो, समझ पा रहे हो क्या? सेम चार्ज वाले आयंस की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। in a given series show progressive decrease in radius with increase atomic number, तो बेटा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक सीरीज के अंदर, मतलब मान लो 3D सीरीज के अंदर, जैसे आप 3D सीरीज में इधर से इधर जाओगे तो मतलब पीरियड में इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप पीरियड के अंदर मूव कर रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। This is because new electron enter at the orbital each time the nuclear charge increase by unity. तो बेटा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसकी वजह से क्या बढ़ रहा था बेटा, न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा था, क्या बोल लो, क्या यस नहीं? सर। उसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियड में मूव करने से, जब आप पीरियड में मूव करते हो तो साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increase and the ionic radius decrease. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, shielding effect सुनो,
हाँ क्या भी पढ़ानी पड़ेगी पूरी की पूरी, मजा आएगा। फील्डिंग कट। देखो, शील्ड का मतलब जानते हो, किसी को किसी चीज से बचाना, डेट्स कॉल्ड शील्ड। समझ पा रहे हो क्या? यस, हाउ वी शील्ड है ना बेटा। अब यस, कोरोना वायरस से बचाती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस, न्यूक्लियस में बेटा उसके चारों तरफ एक सेल तो होती नहीं है, बहुत सारी सेल होती है, कोई जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस, 3D 2D। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में भी, समझ पा रहे हो क्या? यस, बाहर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ है ना। यस, अब अगर मान लो इसके अंदर जो प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। अब जरा ध्यान से सुनो। बेटा ये जो प्रोटॉन है, ये बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होगे क्या? बोलो है ना। यस, लगा रहे होगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे होगे बाहर की सेल को इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, समझ पा रहे होगे। लेकिन बेटा ये जो अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन ना होते, सोच के देखो, अगर ये अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन ना होते, तो बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन पे न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है, कम लगता ज्यादा लगता। है? ज्यादा लगता। क्योंकि बेटा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर तक इसके फोर्स को पहुंचने नहीं देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस, तो उसकी वजह से बेटा अगर बाहर वाली वैलेंस सेल तक ये इस चार्ज का फोर्स नहीं पहुंच पाता है अंदर वाली इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो बेटा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, वो इनको शिल्ड कर रहे हैं क्या? न्यूक्लियस के फोर्स से। सोच के देखो बेटा। यस, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा शिल्डिंग इफेक्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस, अब जरा एक बात बताओ, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट बेटा साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोच के बताओ। न्यूक्लियस का फोर्स बाहर वाली वैलेंस सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है ड्यू टू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से इसी को बोलते इंक्रीज, हैं शिल्डिंग। क्या होगा बेटा? इंक्रीज। कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है क्या? यस, अगर बेटा शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, ध्यान से समझना, अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, समझ पा रहे होगा, यस, कोई कोई ऐसी और बाइटल होती है जिसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, अभी पता लगेगा। तो बेटा एटम का साइज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? इंक्रीज। अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, अच्छा नहीं है, तो एटम का साइज डिक्रीज। इतनी बात क्लियर है क्या? यस, अब जरा ध्यान से देखना, बेटा जो आपके डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि यस, डी और बाई डी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं जिनमें बेटा डी ऑर्बिटल पाई जाती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस। तो जो डी और एफ सब सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कैसा होता है इनका? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, समझ पा रहे हो क्या? तो बोल साइज तो कम हाँ। होता तो इनकी वजह से जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं, भले ही बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरने शुरू हो गए हो, हमको लग रहा है कि ये सील्डिंग अच्छे से करेंगे, लेकिन वो सील्डिंग अच्छे से नहीं करते। वो साइज को इंक्रीज नहीं कराते, वो साइज को क्या करा देते हैं? डिक्रीज करा देते हैं, समझ पा रहे हो? है। यस। तो सर, आसानी। हाँ। अगर शील्डिंग इफेक्ट मतलब अ, बोलो बोलो। मतलब सी देख, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझो। हम्म, तो सर मैं वो कह रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है हम्म, वो शील्डिंग इफेक्ट
पुअर देते हैं और कुछ के अच्छा देते हैं, तो मतलब वो देखो नंबर्स पे देखो डिपेंड नहीं करता है ना। रुको आप, रुको, तुम नहीं समझ पाओगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बेटा ये फर्स्ट पीरियड होता है या सेकंड पीरियड होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस। अगर मैं सेकंड पीरियड में इधर से इधर जाऊं तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। हाँ। तो अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो 1s1 2s1। बेरिलियम की करूंगा 4 होगा तो 1s2 2s2। बोरोन का करूंगा 5 होगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 1, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कार्बन का करूंगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का करूंगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का करूंगा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का करूंगा 1s2 2s2 2p5। नियोन का फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। नियोन का करूंगा बेटा 1s2 2s2 2p6, समझ पा रहे हो क्या? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, इन इन दोनों के अंदर ध्यान से समझना। लिथियम और बेरिलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस, पी, डी या एफ? एस। तो बेटा ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट हुए, एस ब्लॉक एलिमेंट, समझ पा रहे हो? यस सर। ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, पी के अंदर, ब्लॉक में। यस सर। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट हुए, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जैसे आप सेकंड पीरियड में इधर से इधर मूव कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है क्या, बोलो है ना? यस सर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ है। बढ़ रहा है। तो बेटा उसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ के साथ में शिल्डिंग इफेक्ट भी तो इंक्रीज हो रहा होगा, ध्यान से देखो। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर तो ये रहा, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। देख लो बेटा इन सब में जो वैलेंस सेल है वो सारे में दूसरी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा इसमें वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अंदर वाली में तो दो ही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। इसकी बात करूं मैं, नियोन की बात करूं तो ये हो गई, ये वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बेटा ये दो वाली पूरी होगी, 6 इसमें है 2 इसमें है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गएगा। यस सर। अंदर वाली में कितने हैं, 2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पे इन सब केस में डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं किसी के भी अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं वो अच्छी शील्डिंग कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? पुअर शील्डिंग नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? वो क्या कर रहे हैं, यस। अच्छी शील्डिंग कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे जैसे आप बेटा लिथियम से इस तरफ गए तो बेटा लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। न्यून के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे, समझ पा रहे हो क्या? तो यस। 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, बोलो है ना? यस हाँ, सर। शील्डिंग इफेक्ट भी हो रहा होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन बेटा यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा अपनी तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस। प्रो, प्रोटॉन प्रोटॉन कहते हैं मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा भाई, ठीक है ना? तो 10 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, क्योंकि बेटा इन सब के अंदर डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो बेटा डी ऑर्बिटल का जिक्र यहाँ पे आता ही नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। सर। ठीक है, अब जरा एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, तो और क्लियर होगा आपको, रुको। देखो,
इन जनरल आयन ऑफ द सेम चार्ज, बट आयंस की बात मत करना, एटम की बात करना। एटम एटम इन ए गिवन सीरीज, एक सीरीज बेटा ऐसे मूव करते हैं इधर से इधर, तो जो एटम अगर आप किसी सीरीज में मूव करोगे, सो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस, रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्यों होती है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बेटा जैसे जैसे आप पीरियड में इधर से इधर मूव करो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दिस इज बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम, जो नया इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो हमेशा किस में एंटर करता है, डी में एंटर करता है। याद है कि ये चीज समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बेटा इस कैडमियम के देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 4s2, समझ पा रहे हो यस क्या? सर। टाइटेनियम की बात करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d2 4s2। बेटा ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर किया, डी में एंटर किया है, फोर एस में एंटर किया, डी में। डी में। तो इसको टी वेंडियम पे जाओगे तो अब एक और डी में देखना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 3d3 4s2, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए वो कह रहा है दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर ए डी ऑर्बिटल ईच टाइम, हमेशा नया इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी ऑर्बिटल में, समझ पा रहे हो क्या? द न्यूक्लियर यस। चार्ज इंक्रीज बाय यूनिटी, क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी एक इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर भी एक इंक्रीज हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective। बेटा अगर d की शील्डिंग पावर इफेक्टिव होती, शील्डिंग पावर इफेक्टिव होती तो बेटा साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। साइज इंक्रीज क्यों करना शुरू कर देता, क्योंकि बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए। अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और ये बाहर वाली सेल बना लो, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो बेटा 4s वाली मतलब चौथी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा चौथी में तो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन है ना, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। अंदर वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा ये जो 3 वाली है, 3d के अंदर बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है क्या? जैसे आप 21 से 30 के बीच में जाओगे, सोच यस के सर। देखो। तो अगर बेटा इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, अगर बेटा डी ऑर्बिटल की शील्डिंग अच्छी होती तो मतलब ये बाहरले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करने देता न्यूक्लियस को, समझ पा रहे हो क्या? यस समझ पा सर। रहे हो? तो साइज इंक्रीज कर जाता क्या, बोलो है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डी की पुअर शील्डिंग है, डी अच्छे से अट्रैक्ट कराता है, मतलब शील्ड नहीं कराता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इट में बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन नॉट दैट इफेक्टिव, तो जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। Hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increase। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट मतलब वैलेंस शेल के बीच में क्या हो गया, इंक्रीज। एंड द आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या समझ पा रहे हो बेटा, बताओ। ये लाइन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस लाइन को समझ पाए तो बेटा मेरा पढ़ाना हो गया धन्य, धन्य। ठीक है, यस। अब तुम्हारी कंडीशन समझ के लग रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना? नहीं सर, मतलब फील्डिंग समझ में आ गया, वो भी। देखो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, ये यही टॉपिक पढ़ाऊंगा बस बेटा, यहाँ पे खाना भी खाने जा रहा है। यस। देखो यार बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो ये इसकी सेल है और ये आउटर मोस्ट सेल है, समझ पा रहे हो क्या? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहने हैं, समझ पा रहे हो क्या? आउटर मोस्ट सेल में फिक्स है। अगर बेटा पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था अंदर वाली सेल में, मतलब एक तो सबसे अंदर वाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा एक यस। बात बताओ, ये ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा क्या, बोलो है ना? यस सर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैं इसको शील्ड करके रखूंगा, तेरा अट्रैक्टिव पावर इसके पास पहुंचने नहीं दूंगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ जाए तो शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, सोच के देखो, यस सर। और शील्ड कर देगा उसको।
एक और बढ़ जाए तो और शिल्ड कर देगा उसको, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन डी ब्लॉक में उल्टा हो रहा है। वहां पे बेटा जैसे ही डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव पावर फिर भी कम नहीं करने दे रहा, वो अट्रैक्टिव पावर और बढ़ा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बेटा अंदर इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जा रहे हैं तो बेटा इसका फोर्स वहां तक पहुंचना क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, बोलो है ना? यस सर। तो साइज बढ़ना चाहिए था, बोलो है ना? यस सर। जबकि वहां पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो 3D के इलेक्ट्रॉन है, वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शिल्ड नहीं कर पा रहे अच्छे से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पाए थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो बेटा बस इतना ही रखो हम, ठीक है ना? यस। भूख लगती तो है मुझे। वैसे हम लोग फेमस हो गए। क्यों? 10 व्यू आ गए एक वीडियो में। क्या आ गए? 10 लोग देख लिए। व्यूज, 10 व्यूज। ओहो 10 व्यूज आ गई क्या? चलो बेटा ठीक है, देखते रहेंगे, हमको क्या पता बेटा हम इसी से फेमस हो जाए, ठीक है ना? चलो बेटा चलाते रहो चलाते रहो, क्या पता बेटा जिंदगी कहाँ पे खुल जाए, कुछ पता थोड़ा ना। यस सर। पीडब्ल्यू उनको भी कहाँ पता था जो पीडब्ल्यू हम्म, के थे। हाँ तो बेटा वही है ना, क्या पता बेटा किस्मत कहाँ से खुल जाए, कुछ पता थोड़ा ना। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि 2025 मेरे लिए थोड़ा लकी है। चलो बेटा यस। देखते हैं। चलो। यस।